जी हाँ, सविता कंसवाल तो ये समझिए मेरी छोटी बेटी की तरह थी। और क्षमा करें। बहुत ही दुख का पल है और इतना इन्होंने किया था वाकई में अपने बच्चे की तरह उसके लिए कि संभल पाना मुश्किल है। वाकई में संभल पाना मुश्किल है थपलियाल जी। लेकिन जो बच्चे हैं आने वाले, वो 24 घंटे रात के 2-2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम करते रहते हैं। मैंने कहा बेटा, मैं तो अपने घर में अपने बच्चों को देखता हूँ, तो बाहर निकल के देखता हूँ कि नीचे से दरवाजे के नीचे लाइट जल रहती है। मैं तो बेटा आप टाइम से सो। स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्लीप में आपको जो नींद में जो आपके शरीर की रिपेयरिंग होती है, बस कोई सुनता नहीं है आजकल। जी, उत्तराखंड में फॉलो करना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति अलग है। वहाँ पे क्या होता है स्कूल में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको, किस तरह से सफाई का वहाँ पे प्रचार प्रसार होता है। वहाँ पहले तो स्कूल की जो संडे को होता है, हम संडे को सुबह कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, वहाँ बच्चे जाते हैं बीच में। जितना जो प्लास्टिक उठा के लाता है उतने ज़्यादा उसको अवार्ड दिया जाता है। प्लास्टिक हो गया, कोई भी कचरा होता है, बेटा दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिफेंस। में ये आप जो है लड़ने के, हमारे सेना में बंदूक लड़ना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़रूरी है हमको अंदर अपने अंदर की भावनाओं को जानना। अब कहाँ इतने 1.4 करोड़ लोग हैं, इतने डस्टबिन, इतने पुलिस वाले तो नहीं हो सकते ना कि एक आदमी के एक पीछे लगा दें। तो हर हमको एक सिपाही बनना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी बनना पड़ेगा। मैं तो ये विश्वास रखता हूँ। हम बस स्टॉप पे बैठे थे, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, हम दोनों बात गपशप में, उसने कहा पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, उसने आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम आती सामने से, बस आ रही 139, हम बस में बैठते गए, उसने आइसक्रीम को मुंह नहीं लगाया। वो मेरे से कहा पापा गिव मी टिश्यू। वहाँ पे हम सब क्या आदत होती है, टिश्यू रखे थे जेब में, टिश्यू निकाला, वो उसको रैप करता, लेकिन मुंह लगाया वो। थपलियाल जी, क्या कुछ तैयारी है? 2 साल बाद आप इसको करने वाले हैं और कितना एक्साइटमेंट है, क्या कुछ नया कर रहे हैं इस बार आप इस कॉथिंग में? देखिए नलिनी जी, हम लोग क्या इसकी तैयारियों के लिए मुझे यहीं आना पड़ता है, आपको पता है उत्तराखंड आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे अवार्ड बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग भोजन की तैयारी करते हैं, जैसे कि आज मैं जखे लेने गया था, आपको पता होगा 1 किलो जखे खरीदा है मैंने। हम जखे आलू खिलाएंगे जी सबको। नमस्कार दगड़ियों, तो आखिर इंतज़ार के पल ख़त्म हुए और 2 साल बाद सिंगापुर में कॉथिक का आयोजन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज उत्तराखंड की नौनी के साथ खुद जो है उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के सचिव बैठे हुए हैं, जो कि उत्तराखंड आके ये खुशखबरी देने वाले हैं इस बार। तो सबसे पहले तो सुनील थपलियाल जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नलिनी जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म पे। इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये माध्यम मेरे बहुत दिल के करीब है, और बहुत हर समय जब सविता जी का कुछ आपने किया था तो आपने उसको कवर किया था। जो भी आप हमारी कृति रहती है, एक कार्यक्रम रहता है, उसमें आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सब सुनने वालों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार जो है मैं यहाँ पे ना कि एक प्रेसिडेंट के माफिक, बल्कि एक सेक्रेटरी के उस आया हूँ, तौर पे आया हूँ। और क्योंकि मैं वहाँ पे एक फाउंडर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, जिसने कि उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर को रजिस्टर कराया है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और वाकई में दिल के बहुत करीब हैं सिंगापुर के उत्तराखंडी, सिर्फ थपलियाल जी की वजह से। वहाँ पे टाइम टू टाइम हमें अपडेट देते हैं और हमें भी मौका मिलता है कि हम वहाँ की कुछ खबरें, कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके सामने ला सकें। और इस बार फिर से सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी को मौका मिला है कि वो सिंगापुर में होने वाले कॉथिक की आपको जानकारी दे सके। तो 6 अगस्त को जैसा कि ये होने वाला है, तो हम इस बार जानेंगे थपलियाल जी, क्या कुछ तैयारी है? 2 साल बाद आप इसको करने वाले हैं और कितना एक्साइटमेंट है, क्या कुछ नया कर रहे हैं इस बार आप इस कॉथिंग में? देखिए नलिनी जी, हम लोग क्या इसकी तैयारियों के लिए मुझे यहीं आना पड़ता है, आपको पता है उत्तराखंड आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सारे अवार्ड बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग भोजन की तैयारी करते हैं, जैसे कि आज मैं जखे लेने गया था, आपको पता होगा 1 किलो जखे खरीदा है मैंने। हम जखे आलू खिलाएंगे जी सबको। और वहाँ पे विनोद जखमोला जी हैं, जिनके 3-3 रेस्टोरेंट है, वो उन्होंने कुकिंग का जिम्मा लिया है। और बाकी आप कहेंगे तो यहाँ पे टिकट हमने छपवाए हैं। टिकट क्या होता है, एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि रियल एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जो कि हम जितना खर्चा वहाँ पे होता है उसी हिसाब से देते हैं, क्योंकि अगर हम महंगा करते हैं तो कोई नहीं आता है। आपको पता है जिस तरह से कि आजकल जो है आर्थिक स्थिति सारी दुनिया की ख़राब है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको सस्ता से सस्ता रखें, ताकि लोग आके अच्छा भोजन करें, अपने परिधानों को अप्रिशिएट करें, यहाँ के जो कपड़े हैं, तरीके हैं। और वहाँ पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो सब राज्य हैं, यहाँ के कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार,
इस सब क्षेत्रों को पिछली बार हमने बल्कि जुबिन नौटियाल जी को भी कहा था, वो भी उन्होंने भी एक छोटा सा ऑडियो कट वीडियो कट दिया था हमको। और इसी तरह से हमारे जो सारे यहाँ के बड़े चढ़े नेता लोग हैं, हमारे धामी साहब हैं जो मुख्यमंत्री यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे खंडूड़ी जी, उन्होंने भी भेजा था। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी थे, उन्होंने भेजा था। तो इस तरह से हमारे को बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमारे को हमको यहाँ से आप सब लोगों का जो बड़ा प्रेम मिला है। और मैं तो खैर गांधी स्कूल का पढ़ा हूँ देहरादून से, तो यहाँ से तो मेरे खास प्रेम है मेरा। और मैं उत्तराखंड के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और यहाँ पे मैंने एक नई कंपनी भी स्टार्ट की है, नेचुरल इको वाटर वेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि शॉर्ट में न्यूज़ है। उसको भी मैं चलाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा हो या पैसे का। मैं चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड दुनिया के टूरिज्म मैप पे सबसे ऊपर बने। इसलिए हमें अपने अश्विनी जी हैं, सर पुंडीर जी हैं जो चीफ ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट हैं, और सतपाल जी महाराज हैं, कुरवे साहब हैं, इनके आशीर्वाद से हमको बहुत बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ताकि हम चाहते हैं कि अपना उत्तराखंड जो है दुनिया के टूरिज्म मैप पे बने। और हम जो है इस तरह से, आपको यकीन नहीं होगा नलिनी जी कि हम लोगों के यहाँ लोग कहते हैं कि जो सिंगापुर में तो आप लोग का तरीका अलग ही है करने का। क्यों वहाँ पे जो सब लोग इतने कमिटेड हैं हम सब लोग। और इस बार क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हम जानते हैं कि यहाँ की देवी देवताओं का देश है, देवभूमि है, तो इसलिए हमने इस बार उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की कौतिक जो हमारी सिंगापुर 2023 हो रही है, वो मंदिर के हॉल में हो रही है, जो कि 550 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है, बहुत बड़ा। लेकिन हमारा ये कि हम तो खड़े रहते हैं, सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हम तो 700 के करीब लोग बिठा लेते हैं उसमें। मतलब ये समझ लीजिए 700 टिकट हमारे बिकते हैं, कोई 550 कैपेसिटी है हॉल की। और हॉल के नीचे ही खाने की व्यवस्था होगी बहुत सुंदर। और हमारे वो प्रेसिडेंट साहब हैं हरीश पंत जी, वो बहुत अच्छे दिल से शिद्दत से सब जितने भी हैं, चाहे वो नीलम रावत जी हों, वो अपने इतने प्यार से अपना प्रोग्राम का बनाती हैं। अतिमा जोशी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो हमारे जो बहुत सारे जो 10 लोग हैं हमारे कमेटी के, 10 का मैं नाम नहीं जानता, याद है मुझे इस समय, आपके शायद में एक्साइटमेंट में ना बोल पाऊँ। लेकिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका खासकर धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुला के इसका मौका दिया, धन्यवाद। और कौन कौन कलाकार इस बार धूम मचाने वाले हैं? यहाँ से किस किस को ले जा रहे हैं आप? इस बार धूम मचाने के लिए आ रहे हैं इंद्र आर्य। देखिए आपने उनका गाना सुना होगा कि कौन सा लहंगा तेरो लहंगा, और मीना राणा जी का हम उत्तराखंडी छाँ, अमित खरे का जुनली रात। आप यकीन मानिए इतना बढ़िया हमने प्रोग्राम का उसका सर्जन किया है कि बहुत ही बढ़िया इस समय प्रोग्राम होने वाला है। और इस समय संगीतकार रहेंगे विनोद चौहान जी, जिनके बिश साहब उनके साथ में रहेंगे, वो अपना ऑक्टोपैड बजाते हैं। और तीसरे पता नहीं मुझे याद नहीं, जो ड्रम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, दिखा भी रहता है। तो उन्हीं का आप पोस्टर दिखा सकते हैं उनका। ठीक है। तो और पहाड़ी स्टॉल्स में कौन पहाड़ी स्टॉल्स वहाँ लगाता है? क्या क्या पहाड़ी व्यंजन रहते हैं? देखिए पहाड़ी व्यंजन में तो हमेशा कद्दू तो प्रमुख रहता है। कद्दू, मीठा कद्दू मेरे को भी अच्छा लगता है। और जंगोरे की खीर, और डुबके, भटके डुबके। और वहाँ पे एक हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी श्रीमती जी बनाती हैं पहाड़ी रायता। वो हम कहते हैं भैया देखिए रायता जखमोले जी आपके बस का नहीं है, क्योंकि वो उसकी मात्रा जो डालती हैं सही मात्रा में डालती हैं मिसेस पंत, और वो बना के लाती हैं। और खाना आप इतना स्वादिष्ट, इतना व्यंजन आपको यकीन नहीं आएगा। 60 से 70 नॉन उत्तराखंडी पिछली बार आए थे सिर्फ भोजन के लिए। उनको भोजन अच्छा लगता है, भोजन के लिए गाना सुने। आपको इतना बढ़िया संगीत होता है, कौन नहीं सुन रहा है। पिछली बार मैंने जब उसका रिट्रीट किया था, तो जखमौली जी के रेस्टोरेंट में हमने शाम को मैंने कहा भैया देखो कलाकारों से मैंने कहा, बल्कि आपके वो आए थे बद्रीनाथ से, कौन है वो बड़े फूल लड़िया ते दिख दूँ ये आंधियों मनमा। तो उन्होंने गाना गाया, और सब गाना किशन महिपाल जी आए थे। तो कहने लगे अरे भाई यहाँ पे अंग्रेज भी आते हैं वहाँ तो खाने के लिए। कह रहे ये व्हाट म्यूज़िक इज़ दिस। मैंने कहा भाई ये हिमालयन म्यूज़िक है। तो वहाँ पे मतलब शायद जखमौला जी को पता नहीं कैसा लगा, पर इसकी वजह से मैंने कहा अब वो तो उत्तराखंड जानते नहीं ना वहाँ के लोग, वहाँ अंग्रेज लोग। तो मैंने कहा हिमालयन म्यूज़िक है ये। तो इस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं किसी तरह से देश विदेश में। सिंगापुर बीइंग अ हब ऑफ एक्टिविटी, तो वहाँ पे ये कोई भी कुछ करता है तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्रचार
प्रसार ज़्यादा होता है। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ से प्रीतम भरतवाण जी भी जाते रहते हैं विदेश टूर अक्सर, तो वहाँ मतलब फॉरेनर्स रो पड़ते हैं उनके जागर सुन के, उनसे लिपट जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ अपने में परिवर्तन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देवताओं का वास, देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया, देवीय अवतरण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में मान्य तो है। अच्छा, और आपके जो टिकट प्राइस रहते हैं लगभग क्या रहते होंगे? $50 के करीब रखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जो परिवार आते हैं उनको थोड़ा सा 10-20% का डिस्काउंट देते हैं एक टिकट का। जैसे कि $20 का डिस्काउंट देते हैं, 170 है, या 4 टिकट के 200 होते हैं, तो मेंबर्स को हम लोग $20-30 का देते हैं। वैसे लोगों को $10-20 का देते हैं, उसको 30 का, उसको 20 का। तो जो मेंबर, जो पेड मेंबर हैं, उनको तो कुछ ना कुछ तो हमको थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी जो है एनुअल फीस होती है। अब मैं तो आजीवन मेंबर हूँ वहाँ का, तो मैं तो शुरू में ही $1000 दे दिए थे उनको। तो उन्होंने कहा आपको आजीवन में 10-12 लोग हैं हम लोग जो आजीवन मेंबर हैं। वहाँ बलोदी जी हैं जो कुमाऊँ में बहुत अच्छा पेड़ों का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे कांडपाल जी हैं जो अब नहीं रहे, पर उनकी मिसेज हैं लक्ष्मी कांडपाल, जो सबसे हमारे सीनियर वहाँ के सिंगापुर के वासी हैं। अच्छा, हमारे उत्तराखंड की जो एक नौनी थी सविता कंसवाल, माउंटेनियर, अब नहीं रही, आपने बहुत उनको हेल्प करी और आगे भी आप काफ़ी कुछ उनको हेल्प करने वाले थे, और अभी आप कोई अवार्ड भी उनकी डेथ के बाद, उनके जाने के बाद कुछ देने वाले हैं, क्या कुछ है? जी हाँ, सविता कंसवाल तो ये समझिए मेरी छोटी बेटी की तरह थी, और सेवा करी। बहुत ही दुख का पल है, और इतना इन्होंने किया था वाकई में अपने बच्चे की तरह उसके लिए कि संभल पाना मुश्किल है, वाकई में संभल पाना मुश्किल है। थपलियाल जी, समझ सकते हैं हम। जी हाँ, अब मैं ये क्षमा करें सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सविता कंसवाल एक बहुत ही निर्भय, बहुत ही कम, छोटी साइज़ की, बहुत छोटी थी वो हाइट की, उसका हिम्मत बहुत थी, और उसने, क्योंकि मैं भी बहुत एक ही मुलाकात में उसके इतनी करीब हो गई थी कि मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ जब रात में कॉल आया, मैं तो कंफर्म ही करते रह गई कि क्या है क्या नहीं। और सबसे पहले इन्हें भी मैंने ही खबर दी थी, और ऐसे दी थी कि पता करिए ऐसा कुछ है कि नहीं। ये भी बोले नलिनी जी इतनी लेट नाइट में आजा, फ़ोन कैसे कर रही है। फिर पता किया तो खबर सही थी। तो क्या करें, अब जब पता चला मुझे भी कि उनका, तब मैंने अश्वनी पुनीर साहब से कहा, पर अश्वनी पुनीर साहब ने उस टाइम हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहे थे वो, उन्होंने कहा कि वो जो क्रिवाइसिस था बना हुआ, पूरी की पूरी टीम रस्सी से उसमें चली गई, और उसे 1-2 व्यक्ति बच पाए, और क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ का अवलांच भी आ गया, उससे दब गए सब लोग। तो द्रौपदी के डाना में कोई अक्टूबर के महीने में, 4-5 अक्टूबर की बात है पिछले साल, जबकि हमने सविता कंसवाल जो कि इतनी प्रतिभावान हमारी माउंटेनियर थी, वो उनका, आप यकीन मानेंगी उस टाइम जसोला जी शायद, आप जसोला साहब, प्रोफेसर जसोला भी आए थे, ग्राफिकल ले रहा के यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनको MBA के स्टूडेंट की तरह दाखिला दे दिया वहाँ, और 27 लाख रुपये उन्होंने उसको 7 कॉन्टिनेंट की चोटियों को, 7 चोटियों को, किलिमंजारो वगैरह में, जो कि आपको शायद नौटियाल जी ने बताया होगा, उसके बारे में सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग जो है इसमें सविता कंसवाल जी को देवभूमि गौरव अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सब लोग उनको माने और उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से। इतनी छोटी लड़की, 24-25 साल की उम्र में वो बता, वो चल जितना, मतलब उन्होंने माउंट मकालू, जो कि कोई नहीं चढ़ पाता, वो चढ़ा 15 दिन के अंदर माउंट मकालू और एवरेस्ट उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सर दुनिया का। बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है, और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे भैया, अगर इस तरह का कोई भी इतनी छोटी उम्र में व्यक्ति करता है, हम तो खैर 60-65 के हो गए, अब कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं आने वाले, वो 24 घंटे रात के 2-2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, गेम इंस्टाग्राम करते रहते हैं। मैंने कहा बेटा, मैं तो अपने घर में अपने बच्चों को देखता हूँ, तो बाहर निकल के देखता हूँ कि नीचे से, दरवाजे के नीचे लाइट जल रहती है। मैं कहता बेटा आप टाइम से सो, स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्लीप में आपको जो नींद में जो आपके शरीर की रिपेयरिंग होती है, पर कोई सुनता नहीं है आजकल। सही कह रहे हैं आप। और बाकी सविता हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। सविता का जो इंटरव्यू किया था, कहीं ना कहीं उनके मन में दर्द था कि मैं बेटा नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं बेटों से भी आगे जाऊँगी। शायद उन्होंने ऐसी जो स्थितियाँ झेली थी, परिस्थितियाँ झेली थी, उससे उनके मन में टीस थी, लेकिन वो वाकई में बेटों से बहुत आगे थी, और हमेशा वो हमारे दिलों पर इसी तरह से रहेगी, राज करेगी। हम उन्हें मिस करते रहेंगे, और उनके जाने के बाद भी यही वो है कि जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो अब देवभूमि गौरव अवार्ड से जो उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे, तो उन्हें भी
कहीं ना कहीं अपनी बेटी के इतनी हाइट पे पहुंचने का जो करके गई है इतनी कम उम्र में एहसास होगा अब। अच्छा, एक आपका जो है फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड करके आपने बनाया हुआ है जिससे आप समय समय पे उत्तराखंडियों की मदद भी करते हैं, क्या कुछ है फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड? जी, फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है। उसमें हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि सिंगापुर का चैरिटेबल रूल बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो आप 80% वहाँ खर्च करना, कोई भी कलेक्शन अगर चैरिटी के नाम पे करते हैं। पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल नहीं है वहाँ पे, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कल्चरल इवेंट कर सकते हैं हम। और अगर हम लोग उत्तराखंड, और इसलिए बनाया मैंने उत्तराखंड, फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड, मैंने ये मेरी कृति है क्योंकि मैंने क्या सोचा कि अगर हमें मान लो जहाँ पे जैसे कोरोना के टाइम में इतने लोग परेशान हो रहे थे, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, किसी को टेम्परेचर नहीं दिया जाता, किसी से टचिंग, वो टच नहीं कर सकते ना किसी को, उससे टेम्परेचर की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने अनिल बलूनी जी को सिंगापुर से 16 लाख रुपए का कलेक्शन किया सबसे। मैंने किसी ने $100 दिए, किसी ने $200 दिए, किसी ने $500 दिए, वो सब करके हमने सामान भेजा। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ के थ्रू जो है सारा सामान जो है उत्तराखंड में भेज दिया होगा शायद, अब भेजा था उन्होंने, बताया था मुझे। और उसके बाद में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया था शायद आपको, जब जो टर्की में जो वो आया था, अर्थक्वेक आया था, उस समय हमने 2300 कुछ डॉलर जमा किए थे और वो भी भेजे। उसके प्रति हमें जो है, चाहे वो जो वहाँ की जो सिंगापुर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हमें एक प्रशस्ति पत्र भी आया है। तो उससे बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोकल भी कर रहे हैं। और वहाँ पे जब कोरोना के टाइम में जब लोकल बंगाली बेचारे इतने सारे कार्यकर्ता हैं, बंगाली हिंदुस्तानी, उनको खाना नहीं, तो हमने उससे $7,000 जमा करके भेजा था। और आपको शायद याद होगा जब उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था बहुत पहले, उस समय भी हमने 7-8 हज़ार रुपये जमा करके सबसे यहाँ भेजे थे। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, स्वामी सतपाल जी महाराज का, जो अमेरिका से आते हैं, जिनके पैसे हंस फाउंडेशन से मेरा वहाँ भट्ट जी से, जोशी जी से मेरा काफ़ी कांटेक्ट रहा। उस समय बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमें दीजिए, तो मैंने वहाँ पैसे भेजे थे, उनके थ्रू यहाँ आए हैं शायद। तो क्योंकि आपको पता ही है कि सिंगापुर से पैसा ऐसा भेजा नहीं जा सकता बाहर कहीं भी बिना एक्सप्लेनेशन के, राइट एक्शन, इसलिए हमने ऑनलाइन उनको भेज दिया था। उन्होंने वहाँ शायद यहाँ ला के उन्होंने कहा, हंस फाउंडेशन तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और वो उनका हमारे कर्नल साहब जो हैं, छोटी बहन के हस्बैंड हैं, उनके गांव के पास में उनका हंस फाउंडेशन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है काला जी। तो काला जी जानते हैं इस चीज़ को, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। और देहरादून में भी जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है वहाँ पे, इतनी बड़ी, आपने तो देखा होगा, जहाँ पे गणेश जोशी जी, जो कि उन्होंने उनका इनॉग्रेशन किया था, सैन्य धाम बन रहा है, जहाँ अलग अलग लोगों की मिट्टी, अलग अलग गाँव में शहीदों की मिट्टी आ रही है। तो सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपने सवाल क्या था। कोई बात नहीं, ये अब इसको यही वो करते हैं। मैं आपसे ये बोल रही थी, एक ना ये तो खैर फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड की बात हो रही थी हमारी, सॉरी, मैं ये बताना चाहूँगा, फ्रेंड्स ऑफ उत्तराखंड का मेन उद्देश्य ये है कि हम जो है किस तरह से लोकल यहाँ के लोगों की सहायता कर सकें। इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया है, नेचुरल इको वाटरवे सर्विसेज सिंगापुर। उस बोट वहाँ बनाऊँगा, फिर यहाँ लेके आऊँगा। अच्छा, तो क्या है उसमें ये नेचुरल इको वाटरवे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, इन ब्रैकेट सिंगापुर उसका नाम है। उसमें मैं मुख्य अधिकारी हूँ। और उसमें जो उसी बोट वहीं सिंगापुर में बनाऊंगे। वहाँ इंडोनेशियन से मैंने एक टाई अप किया है, विंटर मार्क करके एक कंपनी है। तो वो अभी, बल्कि मैं तो आपको पता रुद्रपुर गया था, वहाँ बौर जलाशय में, वहाँ पे आनंद पांडे साहब ने मुझे दिया है, और बल्कि कुर्वे साहब ने मेरे का आदेश किए हैं उन्होंने पुंडीर साहब को कि जल्दी से मेरे को दिया जाए, वर्क ऑर्डर दिया जाए। वर्क ऑर्डर मिलती मैं यहाँ पे जो हूँ सिंगापुर में या कोचीन से बनी बोट मैंने डिज़ाइन कर दिया बोट, क्योंकि मेरे 50 साल के आपको जानती हैं, मैं एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने बोट डिज़ाइन करके यहाँ दे दी है। अब जैसे ये कहेंगे हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आध साल के अंदर आपको जो बौर जलाशय विल बी डिफरेंट प्लेस टू विजिट। हाँ जी, क्या बात है। मतलब सिंगापुर से सीधा जो है हमारी बोट पहुँच जाएगी उत्तराखंड, है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक ना आजकल हमारा एक मुहिम भी छेड़ी हुई है साफ़ सफाई की, और यहाँ के अलग अलग पर्यटक स्थलों में जाके हम लोग साफ़ सफाई का एक मैसेज भी देते हैं। आपको पता है कितनी बुरी हालत होती है, मतलब लोग पहुँचते हैं और वहीं चिप्स हो, चाहे वो बॉटल्स हो, पी रहे हो, खा रहे हो, वहीं सब कुछ कूड़ा गंदगी छोड़ देते हैं। तो क्या सिंगापुर में आप एक सफाई मैनेजमेंट को लेके क्या कुछ करते हैं, उत्तराखंड में उसे फॉलो कर सकते हैं? जी, उत्तराखंड में फॉलो करना मुश्किल इसलिए होगा
क्योंकि यहाँ की शिक्षा पद्धति अलग है। वहाँ पे क्या होता है स्कूल में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको, किस तरह से सफाई का वहाँ पे प्रचार प्रसार होता है। वहाँ पहले तो स्कूल की जो संडे को होता है, हम संडे को सुबह कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, वहाँ बच्चे जाते हैं बीच पे, जितना जो प्लास्टिक उठा के लाता है उतने ज़्यादा उसको अवार्ड दिया जाता है। प्लास्टिक हो गया, कोई भी कचरा वचरा जो थैलियों में, स्कूल से ही मतलब ये शिक्षा स्कूल से। अच्छा, मैं एक आपको क्या एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा छोटा बेटा है, अब उस था उस अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया, 22-23 साल का हो गया। उस समय वो छोटा सा था तो मेरे एक मित्र आए यहाँ से, हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे हमारे बैच के, वो आए। तो हम हिंदी स्कूल, क्योंकि हिंदी वहाँ साउथ ईस्ट लैंग्वेजेस, साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं वो लोग। वो नहीं चाहते कि आप अगर बिहारी बोलते हैं, बिहारी बोलते, आप गुजराती बोलते, गुजराती बोलते हैं तो गुजराती बोलते रहिए। वहाँ पे कुछ आपको थोपा नहीं जाता कुछ भी सिंगापुर के ऊपर। तो राज से मैंने पूछा, राज जैसे ही हम लोग उसको हिंदी स्कूल से लेने गए तो आया, हम बस स्टॉप पे बैठे थे दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, हम दोनों बात गपशप। उसने कहा पापा मुझे आइसक्रीम खानी, उसने आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम आती सामने से, बस आ रही 139, हम बस में बैठते गए, उसने आइसक्रीम को मुंह नहीं लगाया। वो मेरे से कहा पापा गिव मी टिश्यू। वहाँ पे हम सब क्या होती है, टिश्यू रखे थे जेब में, टिश्यू निकाला, वो उसको रैप करता लेकिन मुंह लगाया। वो अच्छा देवेंद्र चांद कहने लगा, अरे खा ले बेटा खा ले। नहीं, नो अंकल, इज रिटन ऑन टॉप, नो फूड नथिंग, ऊपर लिखा था, बस में लिखा था नो फूड। तो उतरा, जैसे उतरा बस स्टॉप पे गया, उसने पूरी आइसक्रीम खाई, पिघल गई थी पूरी, हाथ में गिल गई, वो नहीं कौन में जो वो तो खाई और वो फेंका डस्टबिन। तब जो है मैंने कहा बेटा दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिफेंस। मैं ये आप जो है लड़ने के, हमारे सेना में बंदूक लड़ना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़रूरी है हमको अंदर अपने अंदर के भावनाओं को जानना है। सफाई जो यही बात रुद्रपुर में आई, वहाँ वॉल्स आइसक्रीम वाला एक था, 2-3 महिलाएं थी, ऊपर जो डैम बना हुआ है उसके ऊपर आइसक्रीम बेच रही थी। वहाँ डब्बा लगा हुआ था, उसके बगल में इतने सारे छिलके पड़े हुए थे उसके वॉल्स आइसक्रीम के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कोई नहीं मानता है यहाँ पे। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझ गया कि ये हमारी शिक्षा पद्धति, एजुकेशन में अगर हम लोग स्कूल में किसी को नहीं सिखाएंगे कि बेटा आपको सबसे पहले कहीं ना मिले तो जेब आपकी काय की, जेब कोई सामान पैसे रखने थोड़ी होती है, जेब होती कचरा रखने के लिए। लोगों को ये शिक्षा दी जाती है वहाँ पे कि भाई आपको अगर मान लो कोई फेंकने की कोई जगह नहीं मिलती, आप जेब में डालो, जब दिखे। गाड़ी के साइड में होती हैं दरवाजे, होते हैं दो, जिनके पास गाड़ियाँ होंगी उन्हें पता, उनके टू व्हीलर होता है, टू व्हीलर के सामने जगह होती है, वो दैट प्लेस इज बेसिकली इसलिए रखी गई है, बनाई गई है कि उसमें आप कचरा रखें और जब आपको डस्टबिन मिले उसमें कहाँ इतने 1.4 करोड़ लोग हैं, इतने डस्टबिन, इतने पुलिस वाले तो नहीं हो सकते ना कि एक आदमी के एक पीछे लगा दें। तो हर हमको एक सिपाही बनना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी बनना पड़ेगा। मैं तो ये विश्वास रखता हूँ और यही हमने सिंगापुर में सीखा है। 25 साल से रहता हूँ सिंगापुर, उससे पहले मैं जहाज़ में था, आपको पता होगा मैं जहाज़ का आदमी हूँ। तो जहाज़ में तो सफाई किसी को करने, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज भी देखा मैंने सिंगापुर में, स्कूल में लिखा था, डोंट मेक अंकल्स लाइफ डिफिकल्ट। अंकल कौन है? वो सफाई जो करता है, बूढ़ा आदमी, उसकी लाइफ डिफिकल्ट मतलब बच्चों से कहा जाता है कि आप अपने कचरे को खुद ही उठा के फेंक दो। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो है हमको स्कूलों में बहुत सारे ट्रेनर को भेजना पड़ेगा और सबसे बड़ी सफलता हमारी वो तब मानी जाएगी जबकि हम आइसक्रीम में कोई भी चीज़ खा के उसको सड़क पे नहीं बल्कि डस्टबिन में डालेंगे या कहीं भी डालें। पहले तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, पर हो जाता है गलती से, कभी कोई चीज़ होती है। अब देखिए मैं पॉलिशिंग की क्लासेस लेता था, आपको पता है, जब मैं पढ़ाता था बॉम्बे में मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उस सब में सिर्फ सब कहते प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक का वाल जब आपके दिल में लगता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और थैली में क्या मिलता है? मैंने कहा थैली में तो आपको दारू भी मिलती है। तो सब कह रहे हाँ। देखिए इससे मैनेजमेंट सिंगापुर में देखिए हमारे प्लास्टिक के जो एक वहाँ पे एक NTUC करके एक फेयर प्राइस दुकान है, वहाँ पे हमको जो थैला लाते हैं उसको डस्टबिन में फिट आता है। वो डस्टबिन भी वैसे बनाए जाते हैं कि डस्टबिन और थैली वालों का तो उसमें हम लाते हैं, उसमें कचरा भर के बाहर दे देते हैं। कोई हमें ये नहीं कि छोटी कागज़ की तर पानी कर रहा, कुछ नहीं। उस प्लास्टिक की ही थैली आती है NTUC की, उसमें माइक्रोन जो कम होते हैं पत्ती, लेकिन उसमें प्रिंटेड रहता है और उसमें डस्टबिन ऐसे फिट आती हो। कोई भी जो घर में जो बाहर आपको डस्टबिन मिल रहा है सिंगापुर में, उसमें प्लास्टिक की थैली फिट आ जाएगी। ये मैं चाहूँगा इस तरह से हमें जो एक ऐसा सिस्टम बना, दिस इज कॉल्ड सिस्टम बेस्ड अप्रोच। एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच होती है, एक एजुकेशन बेस्ड अप्रोच। एजुकेशन बेस्ड से आप फेंकेंगे नहीं, सिस्टम बेस्ड में उसको मिलेगा ही नहीं कुछ और, थैला डब्बा वो उसमें डालेगा वो दैट इज सिस्टम बेस्ड अप्रोच।
बहुत ही अच्छा मैसेज। अंकल हो या आंटी, उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट मत करो। और एजुकेशन का आपने बहुत अच्छा बताया, जो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है बड़े होके, कहीं संस्कारों में नहीं आता, कहीं नहीं। अगर बचपन में स्कूल से ही वो मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। वो बच्चा जो कल को बड़ा हो रहा है, कल की जो जनरेशन, जो हमारा यूथ है जिसने हमारा देश चलाना है, वो खुद ही समझ रहा है कि भाई ये कचरा है, इससे किसी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, इससे हमें ऊर्जा मिल सकती है। बिल्कुल, वो मशीनों में उसको जला के उसको ऊर्जा बना रहे हैं प्लांट में लोग, यही मकान है। इससे नई एनर्जी मिल सकती है, ऊर्जा बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। बाकी उत्तराखंड के ऑफिस आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी यानी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की जो महिलाएं हैं, उनके लिए आपकी तरफ से, हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई मैसेज सिंगापुर की जो हमारी उत्तराखंड की एसोसिएशन है आपकी ओर से? थपलियाल जी देखो, अब मैं गढ़वाली में बोल सकता हूँ जी आखिरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप गढ़वाली में। देखा बह बणो इंचे बह बणो भूली जो भी छन पहाड़ में, वो थे मेरे एक ही मैसेज, आप कभी हिम्मत मत हारना बस। और बाकी जो ये धन संपदा, ये तो हमारे जो सुप्रीम नेता हैं इस समय, मोदी जी या बाकी की जो कमिटेड लोग हैं, मैं उनकी बातें ऐसे नहीं कहता कि मतलब बीजेपी या कांग्रेस, कुछ सभी जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो आप कभी हिम्मत मत हारना और ये विश्वास रखना कि आपके पास वो हेल्प आएगी, हेल्प आ रही है, धीरे धीरे आएगी। और मेरी तरफ से ये मैसेज है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी पर्यावरण को स्वच्छ रखें, अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं, अच्छे से एंजॉय करें लाइफ को, बस। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मैसेज, हिम्मत नहीं हारी, ठीक छे। बाकी थपलियाल जी छई जा कुछ भी बोलूँ तो सिंगापुर बटन थोड़ा बहुत देखा, रावत जी तो हम लगाए मास्क पहने थे। रावत जी रिटायर हो गया ठीक है। तब हमारे ऑफिस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं 6 अगस्त को जो आपका सिंगापुर कौतिक होने वाला है, बहुत अच्छे से निपटे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं उत्तराखंड की नौनी, जो आपका इतना बढ़िया पोस्टर बना रखा है, इसमें तो हमेशा सर्विस अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। हाँ, ये तो है, सिंगापुर से पूरा प्यार मिलता है। जो भी मैं खबर भेजती हूँ, जो भी मैं अपनी उत्तराखंड की नौनी की जो भी कुछ नया अपडेट होता है, इन्हें भेजती हूँ और पूरे ग्रुप में जो है ये उसे स्प्रेड कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, जी हाँ।